अब हमारे गांव में बारिश होगा कि नहीं वो भी नहीं पता। जमीन एकदम सूखा पड़ चुका है और हम लोगों के लायक इस गांव में और कोई दूसरा काम भी नहीं है। अब लगता है हमें कोई दूसरा गांव जाकर कोई काम करना होगा। हाँ, पर हम लोग जाएंगे कहाँ? किसी दूसरे गांव में अगर हम लोग जाते हैं तो हमें पहले वहाँ काम ढूंढना होगा। मेरे भाई का बेटा यानी मेरा भतीजा सोमपुर में काम करता है। वो वहां पर एक सेठ के यहाँ रहता है। अगर हम लोग वहां जाते हैं तो वह हमें कोई न कोई काम जरूर दिलवा देगा। मैंने अपने घर में बात कर ली है, तुम अपने परिवार से बात कर लो। हरि और महेश रतनपुर गांव के दो किसान, जो कि अब बारिश न होने के कारण जमीन एकदम सूखा पड़ चुका था और उनके पास कोई कमाने का जरिया नहीं था, इसीलिए वो दूसरे गांव जाने का तैयारी करते हैं। सुनो सुमन, अब नहीं लगता है कि हमारे गांव में बारिश होगा। हरी और मैंने दूसरा गांव जाकर काम करने का सोचा है। ठीक है जी, कम से कम कुछ पैसे तो घर में आएंगे। वैसे आप लोग कब दूसरे गांव के लिए निकल रहे हैं? अब तुमने बोल दिया तो हम लोग कल ही निकलेंगे। बस तुम्हारे जवाब का इंतजार था। हरि और महेश सोनपुर गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन दोनों की मुलाकात एक सिद्ध साधु से होती है। बाबा, हम लोग काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हम लोगों पर बहुत कृपा होगी। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। तुम काम के तलाश में जा रहे हो। जहां तुम लोगों को पहला काम मिले वहीं पर काम करना, चाहे काम कैसा भी क्यों ना हो। और किसी की भी वस्तु पर लालच मत करना, ना छल कपट करके अधिकार जमाना। अगर किसी का निजी बात या रहस्य पता चले तो किसी दूसरे को मत बताना। और रास्ते में कोई सिद्ध साधु मिल जाए तो बिना मार्गदर्शन लिए आगे मत बढ़ना। जाओ बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। हरि और महेश बाबा का आशीर्वाद लेकर सोमपुर के लिए निकल जाते हैं। सोमपुर पहुंच के वो लोग देखते हैं एक विशाल हवेली। उसके बाहर सारे घोड़े हैं। उन घोड़ों के साथ एक एक आदमी है जो उनको चारा दे रहा है। भतीजे, हम दोनों काम की तलाश में यहाँ पर आए हैं। अगर तुम्हारे नजर में कोई काम है तो हम दोनों को लगवा दो। आप अच्छे वक्त पर आए चाचा जी। मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। मुझे पिताजी ने गांव बुलाया है, तो आप मेरे जगह काम करिएगा जब तक मैं नहीं लौटता हूँ। और मैं आपके दोस्त का भी जाकर सेठ जी से सिफारिश कर देता हूँ। सेठ जी को घोड़े बहुत पसंद थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर पर बहुत सारे घोड़े रखे थे। हर घोड़े के साथ एक आदमी को रखे थे जो उनको खाना खिलाए, नहलाए और उनका देखभाल करे। सेठ जी, ये मेरे चाचा हैं और ये इनके दोस्त हैं। ये दोनों अपने गांव से यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। मैं जा रहा हूँ तो मेरी जगह चाचा काम करेंगे और इनके साथ उनका दोस्त रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम इनको सारी बातें अच्छे से समझा देना। आप लोगों को घोड़े को पानी देना होगा, उनको समय पर खाना देना होगा, उनको नहलाना होगा और अच्छे से उनका देखभाल करना होगा। बस यही सब काम आप लोगों को करना है। हरि और महेश को सारी बातें समझ में आ गई थी कि उनको यहाँ रहकर क्या करना है। अगले दिन से हरि और महेश दोनों ही अपने काम में लग जाते। वो घोड़े को नहलाते, खाना खिलाते। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन हरि और महेश वहाँ काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। और भाइयों, आप लोगों को काम में मन लग रहा है? अच्छा, एक बात बताओ, सेठ जी जितने पैसे देते हैं उतने से तुम लोगों का घर चल जाता है? किसी तरह चला लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तुम लोगों को एक राज की बात बताऊं? देखो, यहाँ पे असली कमाई घोड़े को खाना खिला के नहीं, उसका खाना बचा के होता है। हमें जो चना दिया जाता है घोड़े को खिलाने के लिए, हम उस चने में से आधा निकाल लेते हैं और उस चने को हम बेच देते हैं। उससे हमारा कमाई हो जाता है। हम सभी ये काम करते हैं, तुम लोग भी करो, तुम्हारा भी मुनाफा होगा। ये तो बहुत गलत काम है। तुम लोग घोड़े को आधा खाना खिलाते हो। तुम लोग सेठ जी के साथ गद्दारी कर रहे हो। हरी का भतीजा भी ये काम करता है। उसी ने हम लोगों को ये काम करना सिखाया था। इस तरह पैसे कमाने का तरीका सुनकर हरि लालची हो गया। वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसके मन में लालच भर गया था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो हरी? हमें ये सब बातें सेठ जी को बताना होगा।
हम कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हें याद है ना, हमें उस सिद्ध साधु ने क्या बोला था, जहाँ तुमको काम मिला वहीं पे काम कर, चाहे काम भी क्यों ना हो। मैं इन लोगों के साथ हूँ, तुमको ये काम करना है तो करो, वरना तुम अपने घोड़े को पूरा खाना खिलाओ। मैं आज से ही घोड़े को आधा खिलाऊंगा और आधा बचाऊंगा, मुझे भी कमाना है। महेश को सिद्ध साधु की बात याद आ जाती है। दूसरी ओर हरि भी उसका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए महेश चुप हो जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता है। आज जाकर घोड़ों को देखता हूँ वो किस हाल में हैं। उनका देखभाल अच्छे से हो रहा है कि ये जरा देख लिया जाए। सेठ जी घोड़ों को देखने के लिए मैदान में आते हैं। वो देखते हैं सभी घोड़े कमजोर हैं, लेकिन महेश जिस घोड़े का देखभाल कर रहा है वो काफी अच्छा और तंदुरुस्त है। ये क्या हो रहा है? तुम लोगों के घोड़े इतने कमजोर क्यों मुझे दिखाई पड़ रहे हैं? और यहीं पर महेश का घोड़ा इतना अच्छा क्यों है? क्या तुम लोग घोड़ों का अच्छे से देखभाल नहीं करते हो? महेश, तुम अपने घोड़े को क्या खिलाते हो जो ये सबसे अलग दिख रहा है? मैं वही चीज खिलाता हूँ जो आप हमें इन घोड़े को खिलाने के लिए देते हैं। अगर वही चीज खिलाते हो तो तुम्हारा घोड़ा इतना तंदुरुस्त और इतना अच्छा क्यों है बाकी घोड़ों से? अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोलो, क्या बात है? आपने घोड़े का देखभाल करने के लिए जिन्हें रखा है, वो घोड़े को पूरा खाना ना देकर आधा ही खाना देते हैं। वो घोड़े को खिलाने वाला चना घोड़े को आधा ही खिलाते हैं और आधा बचाकर बेच देते हैं। मैं घोड़े को पूरा चना खिलाता हूँ, इसीलिए मेरा घोड़ा तंदुरुस्त और इतना अच्छा दिख रहा है। वो लोग आपसे धोखेबाजी कर रहे हैं। सेठ जी को उनके धोखेबाजी का पता चल चुका था। वो सभी लोगों को अपने पास बुलाते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम लोग घोड़े को आधा ही चना खिलाते हो और आधा चना बचाकर बेच देते हो। तुम लोग मुझसे इतने दिनों से गद्दारी कर रहे थे। हमें माफ कर दीजिए सेठ जी, हमसे गलती हो गई। हम अब दोबारा से ये गलती नहीं करेंगे। महेश, मैं तुम्हें आज और इसी वक्त से घोड़ों का मुख्य सेवक घोषित करता हूँ। आज और इसी वक्त से इन घोड़ों का देखभाल तुम्हारी निगरानी पर होगा और तुम्हें जरा सा भी कुछ दिक्कत या गलत चीज नजर आए तो मुझे फौरन ही बताना। महेश उस दिन से घोड़ों का मुख्य सेवक बन जाता है। अगले दिन हरि का भतीजा जो गांव गया था वो वापस लौट आता है। सब लोग उसे बता देते हैं कि अब महेश मुख्य सेवक बन चुका है। हरि के भतीजे को महेश के मुख्य सेवक बनने से बहुत ज्यादा जलन पैदा हो जाती है। उसी रात हरि का भतीजा सेठ जी की बेटी से मिलता है। तुम इतने दिनों तक गांव में क्या कर रहे थे? इस बार कुछ ज्यादा ही दिन गांव में रह लिए। तुम्हें याद नहीं आ रही थी मेरी? याद तो आ रही थी, पर कर भी क्या सकता था। घर के इतने सारे काम पड़े हुए थे, उन्हें निपटाकर आया हूँ। तभी वहां से महेश गुजर रहा था। वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। सेठ जी की बेटी और हरि का भतीजा ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे सेठ जी को बताना होगा कि उनकी बेटी हरि के भतीजे भी से प्यार करती है। महेश सेठ जी को सारी बातें बताने के लिए जा ही रहा था, तभी उसे सिद्ध साधु की बात याद आ जाती है। किसी का निजी का रहस्य। तुम्हारे पिताजी ने महेश को यहाँ का मुख्य सेवक घोषित कर दिया है। उसे रास्ते से हटाना होगा, वरना किसी दिन वो हमारा राज भी तुम्हारे पिताजी के सामने खोल देगा। सेठ जी की बेटी और हरि का भतीजा महेश को रास्ते से हटाने का उपाय सोचने लगते हैं। अगले दिन हरि अपने चाचा और उन दो सेवकों के साथ मिलकर हरि को किस तरह रास्ते से हटाया जाए उसका उपाय सोचते हैं। सोनू चाचा, हम लोगों को उस महेश को रास्ते से हटाना होगा। आपने उसे यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बहुत बड़ा ईमानदार है और हम उसके जैसे नहीं हैं। हम उसकी ईमानदारी के कारण अपना सब कुछ खो देंगे। हमें जल्दी कोई उपाय सोचना होगा और उसे रास्ते से हटाना होगा। तुमने सही कहा भतीजे, वो ईमानदार है और वो अपने ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटेगा। हमें कोई ना कोई उपाय लगाकर उसे यहाँ से हटाना होगा, तभी जाकर हम अपना सपना सच कर पाएंगे, वरना वो हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। सभी लोग मिलकर महेश को रास्ते से हटाने का उपाय सोचने लगते हैं। हम लोगों ने महेश को यहाँ से हटाने का एक उपाय सोचा है। तुम्हें बस अपने पिताजी के सामने एक छोटा सा नाटक करना होगा। उसके बाद तुम्हारे पिताजी खुद ब खुद महेश को यहाँ से हटा देंगे।
वो सभी मिलकर सारी बातें सेठ जी की बेटी को समझा देते हैं। सेठ जी की बेटी समझ जाती है कि उसे किस चीज का नाटक करना है। पिताजी, महेश ने मुझसे अश्लील बातें की। ये तुम क्या बोल रही हो? क्या महेश ने तुमसे इस तरह की बातें की? हाँ पिताजी, वो मुझे बोल रहा था कि मैं यहाँ का मुख्य सेवक बन चुका हूँ और मैं अब तुमसे अश्लील बातें करूँगा। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता है। उसकी इतनी मजाल हो गई है, उसे अभी सबक सिखाता हूँ। महेश, तुम्हें पत्र आश्रम लेकर जाना है और उन्हें ये पत्र देना है। महेश उस पत्र को लेकर आश्रम देने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक सिद्ध साधु दिखाई देते हैं। उसे उस सिद्ध साधु की बात याद आ जाती है। रास्ते में साधु मिल जाए तो बिना बिना बाबा, मैं यह पत्र आश्रम देने के लिए जा रहा हूँ, आपसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। बच्चा, ये कोई आश्रम का पत्र नहीं है, ये तुम्हारे मौत का फरमान है। तुम्हारे सेठ जी ने तुम्हारे मौत का फरमान तुम्हारे हाथ में देकर भेजा है। उसकी बेटी और बाकी जनों ने मिलकर तुम्हें फंसाने का साजिश किया है। अब मैं क्या करूं बाबा, आप ही कोई उपाय बताइए। तुम ये पत्र मुझे दो और ये लो, इस पत्र को अपने सेठ जी को दे देना। तुम्हारा सेठ जी इस पत्र को पढ़ते ही सारी सच्चाई जान जाएंगे। सेठ जी, ये पत्र आश्रम के सिद्ध साधु ने आपके लिए भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि ये पत्र आपको पढ़ना है। सेठ जी तुरंत ही उस पत्र को पढ़ने लगते हैं। उस पत्र को पढ़कर सेठ जी को सारी सच्चाई पता चल जाती है। तो गद्दार महेश नहीं तुम लोग हो। तुम लोगों ने महेश को फंसाने के लिए इतना बड़ा साजिश रचा, मेरी बेटी से नाटक करवाया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा दिखना भी मत। मैं महेश को आज और इसी वक्त से यहाँ का मुख्य अधिकारी घोषित करता हूँ। अब सारा कुछ महेश संभालेगा। महेश ने अपनी वफादारी दिखाई और साधु की बात मानता गया। वहीं उसका दोस्त उसके साथ गद्दारी कर रहा था, उसको धोखा दे रहा था अपने लालच के लिए।